अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। पहली आर्य भाषा की पहली जो अवस्था थी, प्राचीन आर्य भाषा, उसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक थे और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक दो अवस्था थी प्राचीन आर्य भाषा की, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। दूसरी अवस्था जो थी कौन सी थी? मध्यकालीन अवस्था आर्य भाषा की, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अब इसमें पहली अवस्था मध्यकालीन आर्य भाषा की पाली है, दूसरी प्राकृत है। इसका समय 500 ईसा पूर्व से पहली सदी तक और इसका पहली सदी से 500 ईस्वी तक और इसका 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, जो पुरानी हिंदी में जाकर के पर्यवसित हो जाती है, उसमें मिल जाती है। उसी के साथ आधुनिक आर्य भाषाओं का प्रारंभ हो जाता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। दो अवस्थाओं में पिछली क्लास से जो हम पाली के बारे में पूरी तरह पढ़ चुके हैं और प्राकृत के बारे में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। आज हम अपभ्रंश के बारे में, उसका परिचय, उसकी विशेषताएं, उसमें ध्वनिगत विशेषताएं, उसमें स्वर में क्या क्या कौन से परिवर्तन हुए सरलीकरण की प्रक्रिया में, व्यंजन में कौन कौन से परिवर्तन हुए, उसकी वजह से शब्दों पर क्या प्रभाव पड़ा, शब्दकोशीय प्रवृत्तियाँ इसकी क्या किस रूप से बदली अपभ्रंश के काल में, इसके अलावा व्याकरणिक क्या परिवर्तन हुए। तो इन सब बातों का अध्ययन इस क्लास में हम करेंगे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपभ्रंश नाम से देखते हैं, अपभ्रंश नाम कैसे पड़ा। तो कुछ विद्वानों का मानना, जैसे व्याड, पतंजलि, व्याड, पतंजलि, इसके अलावा हेमचंद्र आदि विद्वानों का मानना है कि जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर बने हैं उसे अपभ्रंश कहते हैं। संस्कृत से विकृत होकर बने शब्दों को अपभ्रंश कहते हैं। अब ये अपभ्रंश भाषा कैसे विकसित हुई है? क्या संस्कृत के परंपरा से ही ये विकृत होकर के बनी है? जैसे हमने देखा कि पाली के बाद प्राकृत की अवस्था आई, इसको हमने देखा ही है। इसके बाद अपभ्रंश, क्या इसके पहले क्या था? यहाँ से अगर देखें, शुरू से वैदिक संस्कृत और फिर लौकिक संस्कृत, तो ये वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये परंपरा से ही आई है या इसमें और कुछ चेंजिंग हुई है? तो इसमें दो परंपराएं। एक तो कुछ विद्वान मानते हैं कि सीधे जो संस्कृत के शब्द थे उनसे विकृत होकर के अपभ्रंश भाषा बनी है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये भाषा केवल संस्कृत की परंपरा से ही विकसित नहीं है, क्योंकि इसका समय हमने अभी बताया है कि 500 ईस्वी से कब तक है? 1100 ईस्वी तक। अब 500 ईस्वी का अगर इतिहास हम देखें, 500 ईस्वी में कौन सा इतिहास था? तो जो गुप्त काल था उसका पतन हो चुका था। लगभग 550 ईस्वी तक इसका गुप्त काल का समय पाया था। ये 500 से ही इनका पतन खत्म, मतलब इनके वंश का अस्तित्व तो लगभग खत्म हो गया था, छोटे छोटे राज्यों में बट गए थे। इसमें गुर्जर, आभीर, जाट आदि जातियाँ उत्तर भारत में बसने लगी थीं। इनका संस्कृत परंपरा से कोई मतलब नहीं था, ये संस्कृत परंपरा में दीक्षित नहीं थी। लेकिन सौरसेनी अपभ्रंश के क्षेत्र में, मथुरा और पश्चिमी भारत में बसी थी, तो सौरसेनी अपभ्रंश के क्षेत्र में इनका विकास, इन लोगों का जो राज्य बने इसी क्षेत्र में बने। तो इससे धीरे धीरे सौरसेनी अपभ्रंश से इनका, सौरसेनी प्राकृत से इनका परिचय हुआ और इनकी भाषा और सौरसेनी प्राकृत से मिल करके एक नई भाषा, एक मिश्रित भाषा का विकास हुआ, जिसे अपभ्रंश कहते हैं। तो अपभ्रंश में इसका भी प्रभाव पड़ा। तो विदेशी भी, इस समय हम जानते हैं कि विदेशियों का भी तब तक काफ़ी विदेशी आके बस चुके थे, और ये सब जातियां जो बाद में राजपूत के रूप में बनी और राजभाषा के रूप में अपनी भाषा को प्रतिष्ठित किया, तो अपभ्रंश को एक तरह से एक बूस्ट मिला, एक पनपने का एक मौका मिला,
फाउंडेशन मिला तो उस पर वो डेवलप हुए। तो इसमें जो विदेशी शब्द थे इसमें भी विदेशी शब्द भी आए, क्योंकि पश्चिमोत्तर से विदेशी आक्रमणकारी मौर्य काल से ही आने लगे थे, तो विदेशी शब्द भी इसमें आए। तद्भवीकरण जो देशज शब्द थे, गुर्जर, आभीट, इनके शब्द भी, ये भी पूरी तरह सम्मिलित हुए इसमें। अन्य जनजाति जो हमारी जाति व्यवस्था में सम्मिलित हो रहे थे उनके भी शब्द सम्मिलित हुए। तो इस तरह से बहुत सारे एक मिश्रित परंपरा का विकास हुआ। तो एक जो ये जो परंपरा थी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, ये तो मुख्य थी ही। इसके अलावा इस समय तद्भवीकरण, शब्दों का तद्भवीकरण जो है, सरलीकरण की प्रक्रिया में तद्भवीकरण अच्छी तरह से हुआ। और क्योंकि एक नए जो संस्कृत परंपरा में दीक्षित नहीं थे ऐसे लोगों को इस भाषा का प्रयोग करना था, तो उसका उन्होंने अपनी तरह तोड़ा मरोड़ा उसका प्रयोग। उसके अलावा जो है बाकी चीज़ें, जैसे तद्भवीकरण के अलावा इनके शब्द जो सम्मिलित हुए थे, इस तरह से एक अलग भाषा, एक नई परंपरा की भाषा बनी और वो अपभ्रंश कहलाई। उम्मीद है कि अपभ्रंश का विकास कैसे हुआ ये आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं इसकी विशेषताओं पर। इसकी सबसे पहली विशेषताओं में, जैसे पाली प्राकृत में हमने पढ़ा, ध्वनिगत विशेषताएं। ध्वनिगत विशेषताओं में इसमें मुख्य रूप से सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। स्वर में क्या क्या होता है? ह्रस्व और दीर्घ। आज भी हम देखते हैं कि जो हमारी वर्णमाला है उसमें स्वर हैं, स्वर में ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। तो ये पाली प्राकृत की तरह ही था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे छोटा ई, ऊ, एक ये नए टाइप का स्वर आया, ए, और ये नए टाइप का स्वर आया, और आ, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए और ओ, ये थे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि री नहीं है। क्या नहीं है? री नहीं है। तो पाली में ही ये लुप्त हो गया था, उसकी परंपरा खत्म हो गई थी। यहाँ भी ये री अभी भी नहीं है। आय और औ, ये दोनों स्वर भी पाली परंपरा से ही लुप्त हो गए थे, तो ये दोनों स्वर भी यहाँ पर नहीं है। तो ये दोनों परंपराएं, ये परंपराएं चलती रही हैं, बल्कि और बड़ी हो गई, क्योंकि मिश्रित स्वर थे, इनसे जो है क्लिष्टता बढ़ती है। तो ये शब्द, ये स्वर ही, इन स्वर का प्रयोग ही बंद हो गया। री जैसे चलता था, आ, ई, ऊ के रूप में प्रयोग होता था, जैसे कृष्ण का कर्ण, मृत्यु, मृत्यु का मित्यु, ई के रूप में, यहाँ आ के रूप में, यहाँ ई के रूप में। इसी तरह से ऋतु का उतु, यहाँ ऊ के रूप में। ये परंपरा चलती रही। दो परंपराएं और विकसित हुई, री के रूप में इसका प्रयोग होने लगा, री के रूप में। जैसे ऋण, ऋण जो था वो ऋण हो गया। ए के रूप में इसका नया प्रयोग होने लगा। गृह जो था ये गेह हो गया। इस तरह से दो परंपराएं और बढ़ी। आ, ई, ऊ के रूप में री का प्रयोग होता था, और री और अय के रूप में भी इसका प्रयोग होने लगा। री और ए के रूप में, अय इसका था ही नहीं, तो री और ए के रूप में इसका प्रयोग होने लगा। गृह का गे हो गया। तो ये परंपरा पहले से ही चली आ रही थी और यहाँ पर ये और विकसित हुई। इसके अलावा अनुनासिकता के कई रूप पाए जाते हैं इसमें, जैसे स्वरों के अनुनासिक रूप। स्वरों के यहाँ 3 रूप पाए जाते हैं। स्वरों के अनुनासिक रूप, जैसे चलहि का चलहि का चलहि, चलहि, यहाँ आ गया। अकारण अनुनासिकता पाई जाती है। अकारण अनुनासिकता, जैसे वक्र,
वक्र का वंक, पक्षी का पांख, निरनुनासिकीकरण की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। निरनुनासिकीकरण, जैसे सिंह का सीह, विंशति का 20। इस तरह से कई प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। 3 प्रवृत्तियां इसमें पाती हैं। एक तो स्वरों में अनुनासिक रूप विकसित हुए, अकारण अनुनासिकता की स्थिति आई और निरनुनासिकीकरण की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। स्वर संयोगों, व्यंजन संयोगों को सरल बनाने के लिए उसमें स्वर लाया जाने लगा बीच में। जैसे परदेश, प्रदेश लिखा जाता है लेकिन ये परदेश। क्रिया तो हो गया क्रिया। इस तरह की प्रवृत्तियां, जैसे क्रिया है, ये स्वर व्यंजन संयोगों को सरल बनाने के लिए स्वर बीच में लाए जाने लगे। इस तरह से बहुत सारी प्रवृत्तियों का विकास हुआ। इसके बाद देखते हैं व्यंजन में क्या स्थिति आती है। एक प्रवृत्ति और विकसित स्वरों में होती है, प्रारंभ और अंत्य स्वर जो है लुप्त होने लगे। जैसे लज्जा का लाज हो गया, अरण्य का रण हो गया, आ हट गया, और लज्जा का लाज। तो इसमें पहला स्वर हटा और यहाँ पर लास्ट वाला। तो इस तरह से अब व्यंजन की देखते हैं, व्यंजन क्या प्रवृत्ति आती है इसमें। ध्वनिगत विशेषताओं में ये स्वर की विशेषताएं हो गई। व्यंजन में सरलीकरण में क्या परिवर्तन आता है। व्यंजन जो है वो लगभग उसी की तरह रहता है। का, खा, ग, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, व, सा और हा। ये प्रवृत्ति आती है। ना का अड़ा हो जाता, था दा था ना का एड़ा हो जाता है। जहाँ भी आता है ना का अड़ा के रूप में उच्चारण होता है। बाकी हम देखते हैं कि अंगा नहीं है, ईया नहीं है और ना नहीं है। बाकी जो सा ए होते हैं ये भी नहीं है। तो इस तरह से ये शब्द, ये जो व्यंजन थे ये इसमें नहीं है। व्यंजन में जो परिवर्तन, जो सरलीकरण की प्रक्रिया आती है, काफ़ी कुछ उसी की तरह है। जैसे जो अल्प प्राण व्यंजन थे उनका आ या जा के रूप में प्रयोग होने लगा। अल्प प्राण व्यंजन तो का, गा, चा, जा, टा, डा, ता, दा, पा, बा, या, रा, ला, वा। तो ये अल्प प्राण व्यंजन है। तो इनमें जैसे वचन, वचन का क्या हो गया, वयण। यहाँ पर वचन का वयण, यहाँ चा है, देखिए चा अल्प प्राण व्यंजन है और चा का या में परिवर्तन हो गया, यानी अल्प प्राण व्यंजन का आ या में परिवर्तन होने लगा। कोकिल का कोवल, वचन का वयण, ये याद रखिए। व्यंजन परिवर्तन में इसके अलावा जैसे पहले जो था अंत्य व्यंजन लुप्त होने लगे थे। महान, महान का महा, जगत का जग, ये अंत्य व्यंजन इसमें लुप्त होने लगे थे और जो शब्द हैं वो स्वरांत होने लगे थे। ये प्रवृत्ति यहाँ भी चलती रही।
इसके अलावा एक प्रवृत्ति और जो थी, दूसरी प्रवृत्ति जो थी, अंत्य व्यंजन लुप्त होने लगे थे और जो महाप्राण व्यंजन थे, जैसे खा घा, छा झा, ठा ढा, ये महाप्राण व्यंजन है, इनकी जगह पर हा का प्रयोग, जैसे रुधिर, रुधिर की जगह पे रुहिर, क्या प्रयोग होने लगा, रुहिर, हा प्रयोग होने लगा। अल्पप्राण महाप्राण व्यंजन जैसे खा है, यहाँ पर धा है तो ये धा, मतलब दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण व्यंजन होता तो इसी जगह पर हा का प्रयोग होने लगा, जैसे रुधिर, रुहिर हो गया। इसी तरह से बहुत सारे शब्द जो भी जहाँ भी ये शब्द थे वो महाप्राण व्यंजन जहाँ भी आते थे उनकी जगह पर हा का प्रयोग होने लगा, रुधिर का रुहिर। तो इस तरह से बहुत सारे व्यंजन में परिवर्तन हुए। और एक जो और मुख्य परिवर्तन जो इसमें हुआ, संयुक्त व्यंजनों के तोड़े बिना सरलीकरण संभव नहीं था, तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन में ही सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ। जैसे हुआ छा का आधा का खा हो गया, द्राक्ष, द्राक्षा जो था दाक हो गया, ज्ञा का ड़ा आधा ड़ा और ड़ा हो गया, अज्ञानी का हो गया अड़ा अड़ाड़ी, अड़ाड़ी, ज्ञा का आधा ड़ा अड़ा हो गया, द्या का जा हो गया, द्या का आधा जा जा हो गया। आज जैसे आद्य है तो वो क्या हो जाएगा, आ आधा जा आधा जा। व्यंजन में इस तरह के तमाम सारे परिवर्तन आए और इससे भाषा में सरलीकरण की प्रवृत्ति आई। अब जो व्याकरण में जो परिवर्तन आए, ये तो हो गई ध्वनिगत विशेषताएं। अब व्याकरणिक विशेषताएं देखते हैं। ये ध्वनिगत विशेषताओं में स्वर और व्यंजन आता है। ध्वनिगत विशेषताओं अगर पूछता है परीक्षा में तो उसमें स्वर व्यंजन इसकी थोड़ी सी प्रवृत्ति आपको बतानी है। और व्याकरणिक विशेषताएं जो आती हैं तो इसमें जो है पहली जो विशेषता थी व्याकरणिक विशेषताओं में, व्याकरणिक विशेषताएं, इसमें पहली थी प्रातिपदिक स्वरांत होने लगे। जैसे अभी हमने बताया कि महान, महान का महा हो गया, यानी अब सारे शब्द जो भी शब्द हुए वो सब स्वरांत होने लगे। व्यंजनांत शब्द की परंपरा खत्म हो गई, स्वरांत होने लगे सारे शब्द। इसके अलावा निर्विभक्तिक प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़ी, जो बाद में निर्विभक्तिक प्रयोग बढ़ा, जो बाद में हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसका कारक चिन्हों का प्रयोग आधुनिक नए जो है कारक चिन्ह जो आधुनिक हिंदी में है यहीं से शुरू हुआ। नए कारक चिन्हों का प्रारंभ, चिन्हों का प्रारंभ, जैसे का, केर, मुझ, इस तरह तमाम सारे कारक चिन्हों का प्रयोग होने लगा और ये बाद में हिंदी के लिए ये आधारशिला बना कारक चिन्हों का प्रयोग। वचन हम जानते हैं 3 थे, वचन पहले 3 थे, अब 2 ही हो गए जो पाली से ही आ गए थे, एक वचन और बहुवचन। जो 2 वचन का प्रयोग था बहुवचन के रूप में होने लगा। लिंग का प्रयोग 2 ही हो गया, अब 2 हो गए, कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसमें जो नपुंसक लिंग था उसका प्रयोग अधिकतर पुल्लिंग के रूप में, उन शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग के रूप में होने लगा, नपुंसक लिंग शब्दों का प्रयोग। और जबकि नागर अपभ्रंश में कहीं कहीं अभी रेयर मतलब विशेष परिस्थितियों में या कहीं कहीं इसका प्रयोग नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में धीरे धीरे अपभ्रंश से ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 लिंग हो गए। इसी तरह से जो काल
काल के संबंध में, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इससे संबंध में भी एक दो प्रवृत्तियाँ विकसित हुई। इसमें भविष्य काल के संबंध में जो आधुनिक प्रवृत्ति है उस तरह से व्यवस्था का विकास हुआ। व्याकरणिक विशेषताओं में इसके बाद आती हैं शब्दगत विशेषताएं। जो शब्दकोशीय विशेषताएं हैं उसमें हमने बताया कि तद्भव शब्दों का प्रयोग शुरू हो गया। जैसे विशेषण के जो आधुनिक विशेषण, विशेषकर हिंदी का जो प्रयोग था, जैसे 10, 13, 20, इस तरह शब्दों का विकास यहाँ हुआ और इस तरह के विशेषण शब्दों का प्रयोग इसी अपभ्रंश में ही इसका विकास हो गया था। तो ये तद्भव शब्द के रूप में इसमें शामिल हो गए। जैसे धर्म का धम हो गया था, धम, कम, सप्पो, मतलब इस तरह से जो तद्भव शब्द थे वो इसमें शामिल होने लगे। तद्भव शब्द के शामिल होने से इसका शब्दकोश बढ़ा और बाद में हिंदी के विकास में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा और शब्दों में जैसे विदेशी शब्द थे, विदेशी, चूँकि विदेशियों का संपर्क हो गया था तो इसमें आने लगे थे, जैसे तहसील, नौबत, इस तरह से अरबी फारसी के शब्द भी इसमें आने लगे थे। देशज शब्द का भी काफ़ी मात्रा में इसमें प्रयोग हुआ। देशज शब्द जैसे घूंघट, किलकिल, किलकिल, खुनखुन, इस तरह से जो ध्वन्यात्मक शब्द थे, या घूंघट, खूंटा, बहुत सारे शब्द जो देशज शब्द थे ये भी शब्दों में प्रयोग आने लगे। तो इस तरह से अपभ्रंश भाषा एक पाली प्राकृत से होते हुए जब अपभ्रंश में इसका विकास, संस्कृत का विकास, संस्कृत शब्दों का या संस्कृत भाषा का विकास पहुंचा, तो एक हिंदी के लिए इसने एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिससे पुराने हिंदी के बाद ये सीधे सीधे पुराने हिंदी में परिवर्तित होते हुए आधुनिक हिंदी के रूप में आज हमारे समक्ष है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।